वेलकम टू विजन एमबीए। गाइस, आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही सिंपल बंदे से करवाने वाला हूँ। नमन, जैसा इसका नाम है वैसा ये बंदा है, बहुत ही नम्र बंदा है। बट देन इस बंदे ने सिर्फ सीईटी नहीं और भी कई सारी एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर किया है। अभी रिसेंटली सीईटी का एग्जामिनेशन रिजल्ट आया हुआ है, कैप राउंड्स चल रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं फ्यूचर के जो एस्पिरेंट्स हैं या तो कोई अगर एग्जामिनेशन रिपीट करना चाहता है या जो भी है, उनके लिए नमन से एक बार बात करूं। सो वेलकम नमन, हाउ इज लाइफ? सो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू आशीष सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहले मैं इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले जो आपसे कहना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह कुछ महीनों पहले तक ऐसे ही देख रहा होता था वीडियो स्टॉपर की, और ऐसे ही मतलब बेड पे लेट के या चेयर पे डेस्क पे और ईयरफोन को लगा के मैं भी आपकी तरह वीडियो सुन रहा होता था। तो आज पहले मैं आपके दिमाग से एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि मतलब 99 से ऊपर लाना मतलब एवरेज बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद आपकी तरह एक एवरेज बच्चा हूँ और ये मैं चीज़ बल्कि प्रूव कर सकता हूँ। मैंने जो पहला कैट का मॉक दिया था उसमें मेरे सिर्फ 21 परसेंटाइल आए थे। मैंने जो पहला सीईटी का मॉक दिया था तो उसमें मेरे 80 परसेंटाइल भी नहीं बने थे, और 80 भी इसलिए बने क्योंकि मैं कैट का सिलेबस कर चुका था, वरना शायद उतने भी नहीं बनते। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि और मैं नॉन कॉमर्स मतलब मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, तो आई एम ए नॉन इंजीनियर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एवरेज बच्चा 99 प्लस ला सकता है अगर वो डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालता है। तो पहले तो एक मिथ क्लियर कर दीजिए अपने दिमाग से कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप में वो क्षमता है कि आप उस लेवल पे पहुँच सकें और अपना लेवल उधर पहुँचा सकें, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं। तो और मैंने आपको इसलिए अपने कैट और सीईटी के फर्स्ट मॉक के स्कोर भी इसलिए शेयर किए। तो अगर और मैं जो आपको इंटरव्यू में आगे चीज़ें बताऊंगा, अगर आप वो एक एक करके फॉलो करें तो क्योंकि वो सब मेरे पर्सनल लर्निंग्स हैं जो मैंने देखी, और जो कुछ चीज़ें मैंने अपने मॉक से सीखी, या जो मेरा एक्सपीरियंस था पूरा ये जर्नी का, प्रिपरेशन से लेके एग्ज़ाम क्रैक करने तक, अगर वो एडवाइस आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और 99 प्लस बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ग्रेट नमन। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव डन। कई लोग बोलते हैं यार आपने बहुत अच्छा पढ़ाई या पहले से करते थे तो स्कोर आ गया। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने क्या किया है, कैसा क्या? तो अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं आगरा से 50 किलोमीटर दूर एक फिरोजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आगरा से 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ रहता हूँ। वहीं से मैंने अपनी 10th भी की, 12th भी की। 10th में मेरे 85 परसेंटेज थे, और 12th में मेरे 80 बेस्ट ऑफ 5 जो थे मेरे 87 परसेंटेज थे, और ग्रेजुएशन में मेरे 78 प्लस परसेंटेज थे। और उसके अलावा मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ग्रेजुएशन मैंने जब कंप्लीट की 78 परसेंटेज के साथ, तो उसके बाद मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की, और अभी भी मैं अभी रीपेयर भी करने वाला हूँ, दोबारा एक और ट्राई देने वाला हूँ कैट के लिए और जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं। और उसके अलावा मैं अभी सीएफए की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये था मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या ऐसा किया, व्हाट वाज योर वे दैट यू गॉट द सक्सेस, व्हाट वाज योर वे? अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो सक्सेसफुल हैं। सो नमन, टेल अस अबाउट योर प्रेप स्ट्रैटेजी, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको चीज़ों को सिंपल रखना है। आपको पहले अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं, आपको सब चीज़ों के फॉर्मूलाज और जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। और जब आप एक बार अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, जब आपको एक बार सारी चीज़ें पता है कि सिलेबस में क्या है, कौन से फॉर्मूले हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बेसिक करना एक चीज़ होता है, और ये पता होना कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगना है, वो एक अलग चीज़ होती है। और वो आपको तभी वो एक इंट्यूशन डेवलप होता है, वो आपको वो एक फील्ड तभी डेवलप होगा जब आप उसको कई सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते वक्त अप्लाई करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ताकि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन कहाँ है, कौन से फॉर्मूला किस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो पहले आपको बेसिस करने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस काफ़ी सारी करनी है। उसके बाद मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने भी किया कि आप किसी बैंकिंग यूट्यूब चैनल से भी कनेक्ट हो जाए और उनको भी फॉलो करना स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि बैंकिंग एग्जाम्स में कई सारे शॉर्टकट बताए जाते हैं आपको सेम क्वेश्चंस के, जो हम अपने एमबीए एग्जाम्स में करते हैं। लेकिन कई बार आपको एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान वो सारे शॉर्टकट पता नहीं होते हैं। तो एक जो चीज़ मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल को फॉलो करते वक्त पाई कि उनको मतलब कई सारे शॉर्टकट पता है।
तो जो कि जब मैंने सीखे तो मेरी काफ़ी स्पीड बढ़ गई और मुझे मतलब कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहा था उनकी मदद से। अब आप में से जैसे मैं एग्जांपल दूं, कईयों को पता नहीं होगा कि इनइक्वालिटी, काउंटिंग द फिगर्स, इन सब के भी शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल हैं जो कि बताए जाते हैं। यहाँ तक कि स्लॉग्स के भी कुछ शॉर्टकट अवेलेबल हैं, क्वांट में बहुत तरह के क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। और तो ये मैं आपको बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो कि आप में से कईयों को आई एम श्योर पता भी नहीं होंगे और मुझे भी नहीं पता थे। तो जब मैंने फॉलो करना शुरू किया बैंकिंग चैनल को, तब मुझे ये सब पता चला और उसकी वजह से मैं कहूँगा मैं एक इस लेवल पे था और मैं अपनी लेवल बढ़ा पाया क्योंकि मुझे मेरी स्पीड बढ़ पाई उसकी वजह से और मेरा स्कोर भी बढ़ा। पर ये एक दिन या 10 दिन में नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली, क्योंकि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको अभी बहुत टाइम है सीईटी एग्जाम में, बाकी एग्जाम्स में भी, तो आप उसे बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले आपको बेसिक करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी बैंकिंग चैनल को फॉलो करें ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए। और जब उसके बाद जब आप इतना सब कर लेंगे तो फिर अब बात आएगी कि एग्जाम डे पे आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कितना अच्छा करते हैं। जितना ज़्यादा आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है वो सब तभी काम में आएगा जब आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम डे पे बेटर करेंगे। So Naman, have you appeared just in CET examination or other examination? Of course, I know you have appeared in other examinations, but what all examinations apart from CET you have appeared for? Please tell us about it. तो अगर मैं ये बताऊं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स के लिए अपीयर किया था, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि MBA एग्जाम्स को आप दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या बाइफरकेट कर सकते हो। एक तरफ है कैट और जेट जो कि मतलब एक अलग लेवल पे होते हैं, मतलब उनकी डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती है। और दूसरी तरफ होते हैं आपके बाकी के एग्जाम्स जो कि जिसमें सब आ जाते हैं, CET हो, NMAT हो, CET, NMAT, स्नैप, IFT, क्योंकि इनका डिफिकल्टी लेवल कंपेरेटिवली कैट और जेट के कंपेरिजन में आसान रहता है। तो मैं आपको अगर मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर किया था। मैंने मतलब स्नैप के लिए अपीयर किया, IFT के लिए अपीयर किया, CET के लिए तो किया ही था, कैट के लिए भी किया। जो मेरे बेस्ट एग्जाम्स गए वो थे स्नैप, जिसमें मेरे 95 आए थे स्नैप में मेरे 95 थे, CMAT में मेरे 99.74 थे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे CMAT में कैसे आए थे 99.74, तो उसकी भी एक वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे। आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे नमन सिटी CMAT करके तो आपको अपीयर हो जाएगी ऊपर। तो उसके अलावा मेरे CET में 99.88 आए हैं। तो मेरे मतलब जो 3 बेस्ट एग्जाम्स गए वो थे स्नैप, CET और CMAT। और उसके अलावा मैट और एटमा भी अच्छे गए थे, पर आप जानते हो कि उसमें 99.99 के नीचे उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो मैट और एटमा में मेरे 99 थे, तो उसको मैं उतना कंसिडर नहीं करूँगा फिर भी। तो ये थे मतलब जो एग्जाम्स मैंने अपीयर किया था। और मैं आपको भी मतलब यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप भी मतलब एक एग्जाम्स पर रिलाई ना करें किसी, और मतलब आप भी देखेंगे क्योंकि हर किसी के लिए हर एग्ज़ाम सूटेबल नहीं है। किसी को कोई एग्ज़ाम फेवर करता है, कोई किसी एग्ज़ाम को फेवर करता है। अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल अच्छी है तो हो सकता है जेड में अच्छा स्कोर कर जाए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है। तो और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो स्नैप आपके लिए स्नैप आपके लिए अच्छा एग्ज़ाम है। तो आपको ये मॉक्स देकर डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल को आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं जिसमें, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर एग्ज़ाम अप्लाई नहीं होगा। मेरे केस में मुझे ज़्यादा सूटेबल एग्जाम्स थे वो जो जिनमें स्पीड चाहिए थी। तो आपको ये खुद पता करना होगा कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं और उनके अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम्स आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज दिला सकते हैं। तो आप देखिए कौन से एग्जाम्स आपको देने चाहिए, और मतलब अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के लिए अपीयर करें, क्योंकि उससे चांस बढ़ता है आपका अच्छे कॉलेज में पहुँचने का। और मेनली उन कॉलेजेस को, उन एग्जाम्स को टारगेट करें जो कि आपको लगता है जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है और आप जिनमें कंफर्टेबल ज़्यादा है, और वो आपको मॉक देके पता चलेगा। Now Naman, we all are humans and humans do mistakes. So क्या करना है, कैसा किया, वो तो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हो गई। I want to ask you what all mistakes you have done. What you suggest to students who are going to appear these examinations? Maybe by your experience they understand, because अगर इंसान अपनी गलती करके सीखता जाए तो वो मर जाएगा। You should always learn from other mistakes. So what was the mistakes you have done while preparing for the MBA entrance examination? अगर अब मैं ये बताऊं कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इनिशियल फेज़ में मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करता था। मैं इस तरह से टारगेट करता था कि मैं आज जितने क्वेश्चन करूँगा। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप एक ही तरह के क्वेश्चन को आप 10 बार कर लोगे, उससे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी नहीं, उससे आपकी प्रिपरेशन उतनी बेटर नहीं होगी जितना तब हो जाएगी अगर आप 5 तरह के क्वेश्चन कर लो। और क्योंकि उसमें फिर आपको 5 तरह के क्वेश्चन के एक पता चल जाएगा कैसा करना है। एक ही तरह के क्वेश्चन को आप 10 बार करोगे, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करें। क्योंकि जो जैसे ये नॉन कैट एग्जाम्स हैं, CET और स्नैप वगैरह, इनमें बेसिक लेवल क्वेश्चंस आएंगे, ईजी टू मॉडरेट। तो वो विथ आपकी टेस्ट करते हैं कि आपने कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कर रखे हैं।
तो पहली मेरी मिस्टेक जो थी वो ये थी कि मैंने क्वांटिटी पे फोकस किया था, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्वालिटी पे फोकस करें। दूसरा मैं कहूँगा कि मेडिटेशन भी करें। और अब कई लोग समझेंगे कि मेडिटेशन क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम्स में। मैं आपको बताता हूँ क्या ज़रूरत है। जब आप एग्ज़ाम में देने जाते हैं ना, खास तौर से VARC सेक्शन में, तो आपके दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, और ख़ास तौर से जो आपके संग अभी लेटेस्ट हुआ या आपने कोई अगर सॉन्ग सुना हो तो वो सब दिमाग में आता है। तो मेडिटेशन से ना आपका दिमाग को सेंटर करने में हेल्प मिलेगी, और आप मतलब अपने दिमाग को एक जगह पे रख पाएंगे, और जो कि बहुत काम आता है खासतौर से एग्ज़ाम डे पे, और ऑफ कोर्स मॉक्स में भी। अगर आपको ये बताऊँ मेडिटेशन में करना क्या है, तो आपको एक जगह बैठना है, आंखें बंद करनी है, और आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जब आप ये करेंगे ना, तो आपके ध्यान में बहुत सारे थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आपको वहाँ से वापस आते जाना है। कई बार आपका ध्यान भटेगा, आपको वापस अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। तो आपको हमेशा वापस अपने दिमाग को अपनी सांस को आप अंदर ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, उस पर लाना है आपको। तो इतनी से अगर आप एक्सरसाइज एक जो है, या अगर आप 15-20 मिनट रोज़ बैठे कर लें एक जगह पे, तो आपका दिमाग काफ़ी सेंटर्ड हो जाएगा, दिन को अच्छी शुरुआत मिलेगी। और मैंने क्योंकि ये चीज़ नहीं की थी, मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और इससे काफ़ी एक हेल्प मिलती है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में और फोकस एक जगह रखने में। और उसके बाद मैं कहूँगा कि हॉबीज़ आपको मतलब एक हॉबीज़ नहीं छोड़नी। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि बर्नआउट हो जाता है फिर उनका, जब वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और अपनी हॉबी परस्यू नहीं करते। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हाफ एन आवर, 30 to 40 मिनट या 1 आवर तक, आप ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 आवर तक या 30 मिनट्स जो भी आपको सही लगे वो अपनी हॉबीज़ पे भी दें, ताकि आपका बर्नआउट ना हो और आपका प्रिपरेशन में मतलब फ्रेश रहे आपका दिमाग पूरे टाइम। क्योंकि एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, आपका दिमाग तेज चलते रहना चाहिए। वो तभी होगा जब हॉबीज़ को आप अपने पीछे नहीं छोड़ देंगे। तो ये थी वो मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप नहीं करें। What you suggest to students who are going to appear in the entrance examination now? So in short, in brief, or in your words, what all you can suggest to people who are going to appear in CET, CMAT or these kind of examination? तुम्हारे हिसाब से क्या उन्हें करना चाहिए? What you suggest to them? तो अगर अब मैं शेयर करूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने को लेके, तो पहले तो स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब एग्जाम उसी तरह का आएगा जो जिस तरह से लास्ट ईयर तक आता था, कि मतलब सेक्शंस बाइफर्केट होके आते थे। अगर उस तरह से आया जैसे कि बिना एक ही बार में आ रहा है, पूरा सारे सेक्शन मिलके आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर आप कुछ जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है वो। लेकिन अगर लास्ट ईयर तक की तरह आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पिक करना है एग्जाम के दिन, और मॉक्स में भी आपको ये करना है। मेरे लिए क्वांट था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पिक करना है। और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में भी आपको, जैसे क्वांट में था, तो मैं क्वांट में सबसे पहले 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते थे जल्द से जल्द हो सकते हैं, आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स पिक करने हैं, हर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन पिक करने हैं उस सेक्शन के, और जब लो हैंगिंग फ्रूट्स कर लें, और DI को सिलेक्ट करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि जब आपको DI पिक करना है, आपको या पजल भी पिक करना है, तो आपको बहुत केयरफुली पिक करना है। आपको कुछ ऐसा पिक नहीं कर लेना जो कि डिफिकल्ट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था कि मुझे किस तरह के DI सेट्स पसंद है, मुझे किस तरह के रीजनिंग के पजल्स पसंद है। तो मैं स्पेसिफिकली उस तरह के, जैसे मुझे फ्लोर बेस्ड पजल पसंद था, या जो लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप का पसंद था, तो मैं अपनी स्टैंड्स पे खेलता था। और आपकी स्टैंड्स, और मुझे और भी कुछ तरह के पजल्स थे जो पसंद थे, तो उनमें से जब कुछ आता था तो मैं उससे ज़्यादा फेवर करता था, उससे पहले पिक करता था। बार ग्राफ टाइप के DI सेट मुझे ज़्यादा पसंद थे, रेशियोज़ वाले DI सेट पसंद थे, तो मैं अपने मतलब स्टैंड्स पे खेलता था। और जो आपके मतलब आपको पहले स्ट्रेटजी यही है कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स पिक करने हैं। अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे जाइए, उसके 1 लाइनर इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स करें, और DI सेट वही पिक करें जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको जो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है करने में। उसके बाद आप अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे जाइए। मेनली वो रीजनिंग था, तो मैं रीजनिंग में फिर से अब 1 लाइनर क्वेश्चन करता था। स्ट्रेटजी सेम ही रहनी है। 1 लाइनर क्वेश्चन कौन से हो जाते थे रीजनिंग में, जो रैंकिंग वाले होते हैं या स्लॉग्स वाले होते हैं, इनइक्वालिटी वाले होते हैं, मैं पहले वो कर लेता था। उसके बाद मैं रीजनिंग पजल के लिए आपको एक चीज़ दूंगा, एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि वो वाले रीजनिंग पजल मतलब बहुत सिलेक्टिव रहिए पजल सेलेक्ट करते वक्त, क्योंकि पजल अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका पूरा एग्जाम बेकार हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड स्क्रू अप हो जाएगा उस टाइम पे अगर ऐसा हो गया तो। और मैंने देखा है जनरली मॉक्स में भी, और कि सिर्फ 2 ही पजल्स डुएबल होते हैं और जनरली, और मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि सारे पजल डुएबल मिले। तो आपको वो पजल सेलेक्ट करना आना चाहिए, वो तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी, तो आपको पजल पिक करना आना चाहिए। और इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि DI सेट और पजल आपको बहुत केयरफुली पिक करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पजल ही डुएबल होते हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो आपको उन्हें पिक करना आना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। तो जब मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कर लेता था क्वांटम रीजनिंग का, उसके बाद इसके अलावा मैं कुछ और सजेशंस अगर मैं दूं, तो आपको है ना एक अच्छी ग्रिप बनानी है सभी सेक्शंस पे,
और तो क्योंकि इसका एक फ़ायदा होता है, अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाह रहे हो, अगर आप 99 प्लस स्कोर करना चाह रहे हो, तो सिर्फ एक सेक्शन में अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन में मैक्सिमाइज करें। जैसे मेरे केस में क्या था, मेरा कॉन्ट्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, तो और मेरा एनालिटिकल रीजनिंग उतना अच्छा नहीं था और ना ही इंग्लिश उतना अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी लेकिन मैंने ग्रेप इस तरह से बनाई थी सभी सेक्शंस पे कि अच्छा ना होने के बाद ही मैं एनालिटिकल रीजनिंग में 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर लेता था। इंग्लिश के सेक्शन में भी 35 अराउंड ले आता था जब मैं मॉक्स की तरह हूँ, जब मैं मॉक्स देता था। तो और जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे, खासतौर से क्वांट्स, नॉन कॉमर्स मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद ही मेरा क्वांट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं क्वांट्स में 50 में से 40 मार्क्स हमेशा टारगेट करता था और बहुत बार आते भी थे मॉक्स में वो। तो आपको अपने सभी एक सेक्शंस पे एक अच्छी ग्रिप बनानी है, और लेकिन जो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में उनमें आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, और ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक तो सेक्शन अच्छे होने से और बाकी सेक्शन बहुत वीक होने से फिर आप उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाओगे, क्योंकि ओवरऑल आपका स्कोर फिर 99 शायद टच ना कर पाए या अच्छा स्कोर ना बन पाए। तो सभी अपने सेक्शन पे आपको अच्छी ग्रिप बनानी है, किसी भी सेक्शन को नेगलेक्ट नहीं करना है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दें। और लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। उसके अलावा कुछ जो मैं वर्ड्स ऑफ विजडम जो होते हैं, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं। मैंने हमेशा से महसूस किया है कि काफ़ी एक मेंटली टफ जर्नी होती है ये। अब हम जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, हम सभी वी आर लाइक वॉरियर्स। हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि दिन में ना 100 नेगेटिव थॉट्स आते हैं, 100 तरह की चीज़ें चलती हैं कि नहीं होगा। मतलब बहुत रेयरली होता होगा कि हमें ऐसा थॉट आता होगा कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब ब्रेक करने की कोशिश कर सकती हैं। आपके मॉक्स में भी स्कोर कम आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। बस आपको अपने आप पे बिलीफ रखना है, जो कि कहना आसान है पर लोग रख नहीं पाते हैं। आपको जब भी आपका मॉक में स्कोर कम आए, आप बस ये देखिए कि आप उस मॉक से क्या लर्निंग ले सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। मॉक का स्कोर आपका फाइनल स्कोर नहीं है। मैंने कैसे खुद बताया, जो मेरा एग्जाम के दिन से 1 दिन पहले का 2 दिन पहले का जो मॉक का स्कोर था, उससे मेरे सिर्फ 97 आए थे, पर मॉक के दिन मेरे ज़्यादा आए, मतलब असली एग्जाम के दिन मेरे ज़्यादा आए। तो आपको मॉक को फाइनल स्कोर नहीं समझना, और मतलब मेंटली टफ रहना, ये मेरा कहने का मोटिव है। क्योंकि हम है ना, फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, पर मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा बात होती नहीं है आजकल। आपको मेंटली यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, और अगर आप जो यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो एग्जाम के दिन भी ज़्यादा अच्छा करेगा। आई एम श्योर यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते होंगे नमन की मॉक्स कैसे दिए जाएं। आपने कितने मॉक्स अपेयर किए, मॉक्स से आपने कैसे सीखा, क्या किया? ऑफ कोर्स एज अ फैकल्टी वी सजेस्ट देम based on our understanding then how many mocks, when to appear, how to appear and how to analyze, but how you did it, what is your suggestion to people who are going to attempt the examination कि mock से कैसे समझा जाए, mocks कैसे कब दिए जाए और कैसे एनालाइज किया जाए? what you think about it? और इसके बाद अगर मैं आपको अपने मॉक्स की लर्निंग बताऊं तो देखिए, मैं अब मेरी जो खुद की नोटबुक थी वो भी मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैंने अपनी मॉक की लर्निंग्स जो भी मुझे सीखने को मिलता था वो सब मैंने लिखा हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहले जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी अपने मॉक से, वो ये था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, आपको हमेशा पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्वेश्चन पढ़ें फिर आरसी पे जाएं। कैट में ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है कि पहले आप पैसेज पढ़ें फिर क्वेश्चन पे जाएं, पर जो स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है उनमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पढ़ें, और जो क्वेश्चन में जो वो एक वर्ड दिया हुआ है उसको टारगेट करें, उसको ढूंढें पैसेज में जल्द से जल्द, क्योंकि उसके आसपास ही आपको आंसर मिल जाता है। तो आरसी में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज पे जाना है। ये मेरी लर्निंग थी, ऑल्सो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद जो मैंने देखा कि वीआरसी में आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करना है। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब इजी क्वेश्चन जो होते हैं, जो इजी फिलअप्स हैं, पैरा जंपल हैं, उन्हें खटखटा पहले फटाफट मतलब कर दीजिए, और जितने कम समय में हो सके। और एक टारगेट रखिए कि 25-30 मिनट में मैं वीआरसी में 25 क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन मिलते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, अगर आप रीडिंग अच्छी कर रहे हैं और अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप जल्दी आप क्वेश्चन कर भी लेंगे। और उसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग में भी आपको फंसना नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि 30 सेकंड्स में आपको पैटर्न क्लिक नहीं हो पा रहा है एनालिटिकल रीजनिंग में, तो आपको मूव ऑन करना है, आपको उसमें अटके नहीं रहना, आपको आगे बढ़ जाना है, वहाँ पे अपना समय वेस्ट नहीं करना। उसके बाद जो मैंने आगे देखा कि आपको इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चन से आपको मतलब केयरफुल रहना, क्योंकि इनपुट आउटपुट में ना कई बार लॉजिक क्लिक होता नहीं है। और इनपुट आउटपुट मैंने देखा है हमेशा, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको कम से कम 5 to 10 मिनट लग जाते हैं इनपुट आउटपुट करने में, मतलब 6 to 7 मिनट लग ही जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट को आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना है, और उसमें मतलब फंस नहीं जाना है। बल्कि अगर आप उसे छोड़ भी दें एग्जाम के दिन तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है इनपुट आउटपुट, क्योंकि पहले आपको लॉजिक क्लिक करना है,
आपको लॉजिक कैच करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी उसके करने हैं। और उसके बाद मैं कहूँगा कि हमेशा जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं किसी पजल के या किसी DI सेट के, वो आपको क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पूरा आपको मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन करने को आते हैं किसी पजल को पिक करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप किसी पजल के कुछ क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हैं और उस पजल से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि CET स्नैप इनमें आपको आसान पजल्स और DI सेट मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप किसी पजल को पिक कर रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस करो उसके, आप उसे कुछ क्वेश्चंस करो। और यही स्मार्ट खेलना होता है, ये आपको स्मार्ट खेलना है एग्जाम में, क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम है और आपकी स्मार्टनेस भी चेक हो रही है इधर। उसके बाद और क्या लर्निंग्स मुझे मॉक्स में मिली थी, मेरे मॉक्स से जो मैंने एनालिसिस किया था जब, तो आपको ज़्यादा जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना नंबर सीरीज़ के और लॉन्ग टर्म के, अगर आपको 30 सेकंड्स में पैटर्न क्लिक नहीं कर रहा तो आप आगे बढ़ जाइए, उनमें आपको अटके नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभी बहुत सा समय वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा ग्रामर के क्वेश्चन रीड करने में। फिर मैंने क्या किया था, मैंने उसको फिर छोड़ ही देता था, क्योंकि मुझे पता था मेरी ग्रामर के जो फाइंडिंग एरर क्वेश्चन हैं, तो आपको तो क्योंकि ये चीज़ रीडिंग से इंप्रूव नहीं हो सकती है, इसको वाली आपको ग्रामर के रूल्स आने ही चाहिए। तो अगर आपकी ग्रामर वीक है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं उसके क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं ग्रामर से, शायद मैक्स टू मैक्स अराउंड 5 आएंगे, तो उससे आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके अलावा जो लेंदी टू रीड क्वेश्चंस होते हैं, जो एक लाइन से ज़्यादा के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप फर्स्ट राउंड में मत करें चाहे, और ये चीज़ सबके लिए अप्लाई करती है। ये इस पर मैं अभी थोड़ा आगे भी बात करूँगा आपसे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पहले राउंड में पिक करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देने हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पजल DI सेट के लिए कहा कि आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो हैं पजल के अंदर वो आपको छोड़ देने हैं और केवल इजी क्वेश्चंस टारगेट करना है, और उन्हीं को अगर आप 5 क्वेश्चंस हैं किसी पजल या DI सेट में, उनमें से अगर आप 2 आपको आसान मिल रहे हैं तो वो 2 करें बस, बाकी के 3 आप छोड़ सकते हैं। तो आपको काफ़ी स्मार्ट खेलना है इधर। उसके अलावा आप जो एनालिटिकल रीजनिंग है या जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हैं जो कि एक ही मार्क्स के आ रहे हैं लेकिन लेंदी हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में, उन्हें भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो मार्क्स पर मिनट मैट्रिक्स है ना वो उनमें बुरा है। आपको 1 मिनट देने पे आपको मार्क्स होता है कि 2 मिनट चले जाए उस क्वेश्चन पे और मार्क्स आपको एक ही मिल रहा है, तो वो उतना फ़ायदे का सौदा नहीं है उतना। तो उस तरह क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं जिन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको एक मार्क्स जो पर मिनट मैट्रिक्स है ना इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको हर बिट में आप कितने मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, और वो हर एक क्वेश्चन जो आपके 2 मिनट ले रहा है 1 मार्क्स के लिए वो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फिर वो उस तरह क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपको एक टारगेट रखना है कि मैं मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 15 to 20 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत ही मुश्किल है, और वो इसलिए होते हैं ताकि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उनको फंसाया जा सके। तो उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं फंसना है, आपको उन्हें स्किप कर देना है, और जिस आपको वही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिनका आपको पैटर्न जल्दी क्लिक हो जाए। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए मैंने जैसा आपको बताया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मॉक्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के पैटर्न्स देख लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जितनी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे उतनी अच्छी आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती जाएगी। Anything else apart from these suggestions you want to suggest to students? अगर मुझे कुछ फाइनल टिप्स देनी हो तो मैं बस ये कहूँगा कि आप अपना 120% एफर्ट दें, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, चाहे अच्छा है बुरा है, उसे एक्सेप्ट कर लें। ये बात ध्यान रखें, एक जो लाइन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि यू आर आंसरेबल टू द पर्सन यू सी इन द मिरर। आपसे उस पर्सन को जवाबदेही रखते हैं जिसको आप रोज़ शीशे में देखते हैं, यानी कि आप खुद जानते हैं कि आपने कितनी अच्छी तरह प्रिपरेशन की है। जो आपके सामने किताब रखी थी तो आप उसमें सच में ध्यान दे रहे थे कि आपका ध्यान कहीं और था, आप डिस्ट्रैक्टेड थे। आप अंदर से आप जानते हैं कि आपने कितनी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन की है या नहीं की है, तो आप बस खुद को आंसरेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद में झांकने की ज़रूरत है और खुद को बताने की ज़रूरत है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर आप खुद को आंसरेबल है ना, तो आपको दुनिया में किसी और को आंसरेबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद को जानते हैं कि आपने क्या किया है प्रिपरेशन के दौरान, आप क्या सीरियस थे प्रिपरेशन के लिए कि नहीं। अगर आप नहीं थे तो आप एक्सेप्ट कीजिए अपना फॉल्ट और देखिए कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं, और खुद से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर खुद से झूठ बोल रहे हैं तो मतलब आप सही डायरेक्शन पर नहीं हो, उसका मतलब फिर ये है। तो बस ये कहूँगा कि अपना 120% एफर्ट दें, उसके बाद चाहे जो भी रिजल्ट आया आपको कम से कम रिग्रेट नहीं रहेगा अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया, कि कम से कम आपको ये तो होगा ना कि मैं जितना अच्छा कर सकता था अपनी तरफ से उतना मैंने किया, मैं जितना स्कोर कर सकता था मैक्स टू मैक्स मैंने उतना किया। तो अपना 120% एफर्ट दें और उसको जो भी आए उसको एक्सेप्ट करें, और कभी भी खुद से झूठ ना बोलें, खुद को आंसरेबल रखें, और कभी भी अपने आप से झूठ ना बोलें, और एक्सेप्ट करें जो अगर आपको लग रहा है आप में खामियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और सुधारें उसे। और आपके खुद के अलावा आपको किसी की जवाबदेही आपको नहीं बनती, आपको खुद को आंसरेबल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगा कि अब मैं एक हिंदी शायरी के संग एंड करूँ इंटरव्यू, तो
मुझे पता है आपका क्योंकि आपका एक लो फेस उसका भी होता है, आपके मॉक्स में स्कोर भी कम आ रहे होंगे, तो एक हिंदी शायरी जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है वो मैं बोलना चाहूँगा। तो रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर रुक ना जाना है मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो होपफुली आपको इंटरव्यू पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश की जो ही मेरे पास इनपुट था वो मैं आपके संग शेयर करूं, और जो भी जिस भी तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकूं उस तरह से हेल्प करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जाते आते मैं आपसे मतलब आपको विश करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। होपफुली नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे बैठे और इंटरव्यू दे रहे हैं इसी तरह, और स्टोरी सुना रहे हो कि कैसे आप पहले इंटरव्यू देते थे और आज आप दूसरों के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो मैं सबको विश करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपका भी मैं होप करूँगा कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए, आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे ज़रूर अच्छा जाएगा भी, ट्रस्ट मी। और बस विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर इनपुट पसंद आए हो मेरे। एंड थैंक यू आप सभी का आपके टाइम के लिए कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।